नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ में पुनीत पाठक हूं और ये हफ्ता भी आपका अच्छा रहा होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि खबरों को तो हमने आपको शाम तक पहुंचाया, अपडेट किया और उनको समझाया भी। तो न्यूज़ डिकोड में आज वीकेंड के ऊपर भी दिन भर क्या खास रहा ये आपको बताएंगे, क्योंकि खबरों को केवल जानना नहीं, समझना जरूरी है। हर खबर के पीछे एक अहम खबर होती है, असली खबर होती है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ डिकोड का आज का सफर। सबसे पहले बात उस टिप्पणी और उस विवाद की जिसमें सारा देश जलता दिखा। पैगंबर टिप्पणी विवाद मामले में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा शुरू हुई, आग की तरह फैल चुकी हिंसा के 3 राज्यों में आज क्या हुआ देखें। नूपुर शर्मा के खिलाफ कल जुमे की नमाज के बाद 12 राज्यों में विरोध हुआ, जिसका असर आज भी 3 राज्यों में दिखाई दिया। इधर बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन लोग सड़क पर पथराव किए। वहीं उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में आगजनी जैसी घटनाएं हुई। बढ़ती हिंसा को देखते हुए रांची में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। प्रभावित इलाकों को सील किया गया और सरकार ने किसी को भी घर से न निकलने की चेतावनी दी। इधर सीएम ममता बनर्जी ने हिंसक विरोध प्रदर्शन की वजह कुछ राजनीतिक दलों को बताया। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां अब तक 227 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस घटना को लेकर प्रभावित राज्यों की सरकारों ने सख्ती तो दिखाई, लेकिन यह हिंसा शांत होने का नाम क्यों नहीं ले रही, इस बात को जरा डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। विवाद पर कार्रवाई करते हुए नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बीजेपी ने पार्टी से निलंबित कर दिया। बावजूद इसके मुसलमानों में आक्रोश है। माना जा रहा है अगर सरकार पहले विवादित बयान देने वालों पर कार्रवाई करती तो हालात शायद ऐसे ना होते। अरब देशों की आवाज उठाने के बाद बीजेपी ने, केंद्र ने इस पर कार्रवाई की। चलिए, कार्रवाई करने के बाद इस तरीके से इस जगह और जगह जगह प्रदर्शनों की तस्वीरों पर भी कई सवाल उठे कि क्या और किस तरीके से इनको प्लान किया गया होगा, कौन इसके पीछे। इस पर बयान भी आए। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने देश भर में जो शुक्रवार का प्रदर्शन था विरोध को लेकर, इसमें मध्य प्रदेश में शांति बनी रही। सूबे के पुलिस प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद दिया और छिंदवाड़ा में जो कुछ हुआ इसे शोध का विषय बताया। देश के 13 राज्यों में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एमपी में शांति बनाए रखने के लिए सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया। तो वहीं छिंदवाड़ा में उपद्रव के प्रयास को शोध का विषय करार दिया। लेकिन इसके पीछे कौन था और छिंदवाड़ा ही क्यों था, ये जरूर विषय शोध का है और सोच का है। इस पर शोध भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं। गृह मंत्री ने प्रदेश को शांति का टापू बताया और कहा कि यहाँ पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और हमारी पुलिस के कारण पूरे प्रदेश के अंदर शांत वातावरण चल रहा। खैर, गृह मंत्री जी जो दावे कर लें, लेकिन सुराही में एक छेद ही काफी है और कुछ ऐसा ही कल छिंदवाड़ा में देखने को भी मिला। वैसे दावे एक तरफ, लेकिन इस वक्त बेहद सतर्क रहने में ही समझदारी है। तो एक तरफ पूरे देश का माहौल, एक तरफ एमपी का। एमपी के गृह मंत्री को इस पर आपने सुना, उनका कहना सही है। पुलिस की सक्रियता से एमपी और खासकर छिंदवाड़ा में कोई अनहोनी नहीं हो पाई। बात जांच और कार्रवाई की करें तो क्या होना चाहिए, जरा इस बात को डिकोड करते हैं। बवाल के पीछे कौन सा संगठन था या ये किसी व्यक्ति की साजिश थी, इसका पता लगाया जाना चाहिए। उपद्रवियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। आने वाले वक्त में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए ठोस एक्शन होना चाहिए। जांच में लंबा वक्त ना लगे, इस बात का भी खास ख्याल रखना होगा। चलिए, आप 100 बात की एक बात ये कह सकते हैं कि हमारे देश में अपनी बात रखने का, प्रदर्शन करने का हक संविधान ने सबको दिया, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर हंगामा और हिंसा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बात अब हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजों की। ये नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय माकन हार गए। छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत हो सकती है और ध्रुवीकरण से देश को बड़ा नुकसान है। ऐसे तमाम अहम मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी। चंडीगढ़ से रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज 3 अहम बयान दिए। जितना यहाँ विधायक आए थे सब लोगों ने वोट डाला, लेकिन दुर्भाग्य से हो नहीं पाया। जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है उससे भारतीय जनता पार्टी को जरूर लाभ हो रहा है, लेकिन इससे देश को नुकसान हो रहा है। जितना मई में आना चाहिए था, डीएपी एनपीके जितना आना था वो नहीं पहुंचा है और भारत सरकार अभी तक के इस मामले में कोई जवाब नहीं दे रही है। ये थे मुख्यमंत्री के बयान। सीएम के हरियाणा पर दिए गए बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दी।
कांग्रेस में अंतर्कलह बहुत बढ़ गया है और हमको लगता है कि अब ये थमने वाला नहीं है। अब इन बयानों का कितना राजनीतिक माइलेज मिलता है ये 1.5 साल बाद ही पता चलेगा। तो आपने सीएम भूपेश बघेल के आज के 3 अहम बयान सुने। अब वक्त इन बयानों को समझने, डिकोड करने का है। हरियाणा में कांग्रेस के 31 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी माकन को 29 वोट मिले। कांग्रेस एमएलए कुलदीप बिश्नोई ने निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया, जिसकी आशंका थी। एक कांग्रेस विधायक का वोट रद्द हो गया। बात दूसरे बयान की तो सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरह ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है उसका नुकसान देश को उठाना पड़ रहा है। बात सही भी है। कल जो कुछ देश भर में दिखा वो सबने देखा, सबने इस पर हैरत जताई। मॉनसून आने वाला और प्रदेश में खाद की मांग होगी और ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अभी तक 60% यूरिया और 40% डीएपी मिला है। सीधे तौर पर देखें तो अगर वक्त पर आपूर्ति ना हो पाई तो किसानों को दिक्कत होना तय दिखता और इसका उन्होंने साफ साफ मैसेज भी दे दिया। चलिए, वैसे अब बात हम करते हैं निकाय चुनाव की, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में भारी गहमागहमी है। निकाय चुनाव में एक तरफ प्रत्याशी चयन की नोकझोंक है, कवायद है, तो दूसरी तरफ अब पार्टी वचन पत्र की तरफ जा रही। दोनों दल इसको लेकर सीरियस हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस जमीनी मुद्दों को उठाकर जनता को साध रही है, तो बीजेपी कांग्रेस का एक नया धोखा इसको करार दे रही। निकाय चुनाव को लेकर दोनों दलों की तैयारी तेज है। कांग्रेस ने रतलाम छोड़कर सभी नगर निगम में महापौर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस वचन पत्र तैयार करने में लग गई है, जिसमें स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से जगह देने की कोशिश है। इन मुद्दों में बिजली, पानी, सड़क के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दों को शामिल किया जाएगा। बिजली, सड़क, पानी, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना नगर निगम भोपाल की, तो इस तरह के मुद्दे उसमें सब रहेंगे। इधर बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह आम आदमी के साथ फिर धोखा करने की तैयारी में है। कांग्रेस की बातों पर भरोसा करता कौन है? युवाओं को धोखा दिया, कर्ज माफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस वचन पत्र के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं से सुझाव मांग रही है। बताया जा रहा है कि 5 दिन के अंदर वचन पत्र सार्वजनिक किए जाएंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 5 दिनों में कांग्रेस अपना वचन पत्र निकायों को लेकर जारी कर देगी। बीजेपी निकाय चुनाव में कोई घोषणा पत्र ला रही है नहीं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं, लेकिन ला ही सकती है। चुनाव घोषणा पत्र अहम दस्तावेज होता है और क्यों होता है, जरा इस बात को समझते हैं, डिकोड करते हैं। घोषणा पत्र से आप राजनीतिक दल की विचारधारा, उसकी कार्य योजना को समझ सकते हैं। घोषणा पत्र से आपको यह समझ आ जाता है कि किसी भी दल की प्राथमिकताएं क्या होंगी। घोषणा पत्र एक तरह से एक लिखित आश्वासन है वहां की जनता को, जो एक राजनीतिक दल अपने आके वोटर्स को देता है। चलिए, यह बात अलग है कि घोषणा पत्र के वायदे कितने पूरे होते हैं, होते भी हैं कि नहीं होते हैं। अब सवाल यह भी कि आम जनता इन घोषणा पत्रों को कितनी गंभीरता से लेती है। सवाल आपसे है, आखिरी बार किस पार्टी के घोषणा पत्र को आपने ठीक से पढ़ा, और अगर पढ़ा तो कितने पूरे हुए, कितने अधूरे रह गए, क्या कभी हिसाब लगाया? ये जनता के लिए। वैसे बीजेपी में ग्वालियर में प्रत्याशी चयन को लेकर जमकर रसाकशी है। खबर यहां तक है कि मेयर प्रत्याशी जयविलास पैलेस का करीबी हो सकता है, लेकिन जो स्थानीय भाजपा के नेता हैं वो चयन समिति में आए नामों पर ही विचार करने पर जोर दे रहे हैं। ग्वालियर में महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के नाम को लेकर नेताओं में खींचतान चल रही है। सियासी गलियारों में खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अपने किसी करीबी को मेयर का टिकट दिलाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी के 3 नेता संगठन की चयन समिति के नाम पर विचार करने की बात कह रहे हैं। कल हमारी बैठक है भोपाल में, शीघ्र हो जाएगा और हम लोग भी पूरी तरह से तैनात हैं। और हमारी कोशिश होगी कि ग्वालियर सहित प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस खाता ही न खोल पाए। फिलहाल बीजेपी में माया सिंह, खुशबू गुप्ता, नीलिमा शिंदे और डॉक्टर अंजलि रायजादा के नाम पर मंथन किया जा रहा है। सहमति के बाद 2-3 दिन में सूची फाइनल हो सकती है। वैसे हर दल के लिए हर बार चुनाव एक चुनौती भी है और एक दुविधा लेकर आता है। दुविधा होती है टिकट वितरण को लेकर, कोई ना कोई तो नाराज होगा। ग्वालियर मेयर के टिकट पर भी बीजेपी में ऐसा ही हो रहा है, और क्यों ऐसा हो रहा है इस बात को जरा समझें, डिकोड करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद ही पहली बार निकाय चुनाव है। ग्वालियर उनका गढ़ है। जाहिर सी बात है कि सिंधिया चाहेंगे कि उनके गुट के ज्यादातर नेताओं को टिकट मिल जाए।
दूसरी तरफ जो चयन समिति है उसकी अपनी भूमिका है। ग्वालियर में बीजेपी के पुराने नेता भी हैं जो पहले से मौजूद हैं, जिन्हें नजरअंदाज कर पाना पार्टी के लिए मुश्किलें ला सकता है और यही पार्टी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है, चैलेंज है। असली दिक्कत है, देखना होगा कि सिंधिया अपने पसंद के उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट दिला पाते कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है वो ऐसा वहां कर चुके हैं, अब यहां आकर भी ऐसे ही करेंगे। वैसे एमपी निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री हो गई और अचानक से सूबे की सियासत में उबाल आ गया। आलम यह कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर उनके नाम से हमले कर रहे हैं। एमपी के निकाय चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली। कांग्रेस पर कुछ इस अंदाज में निशाना साधा। देखो, ओबीसी की पार्टी ही जाति आधारित पार्टी है, तो वो और कहां लड़ेगी। ओबीसी ने अपने आप को ढाला ही इस तरह से है। कांग्रेस के ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने पर नरोत्तम मिश्रा भड़क गए। और हमको किसी बी टीम की जरूरत नहीं है, कांग्रेस की टीम खत्म। ओवैसी एमपी के निकाय चुनाव में 60 शहरों में अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। इसे लेकर सूबे में सियासी पारा चढ़ गया है। ये बयानबाजी इसी की एक वानगी है। तो साहब, बीजेपी एआईएमआईएम के फैसले पर खुलकर बोल रही है, वहीं कांग्रेस इस पर चुप है। क्यों? डिकोड करते हैं। एमपी में अब तक कांग्रेस बीजेपी के अलावा जो भी तीसरी पार्टी सियासत में हाथ आजमाती है वो ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही करती है ना, डैमेज कांग्रेस को करती। अतीत में इसके उदाहरण हैं, जैसे बीएसपी या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कांग्रेस को डेंट किया था। इन बयानों से जाहिर होता है कि बीजेपी को एआईएमआईएम से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। वहीं इस मसले पर कांग्रेस की खामोशी बताती है कि वो एआईएमआईएम को गंभीरता से ले रही है और उसे लेना भी चाहिए, क्योंकि निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए सियासी वजूद को बचाने के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। चलिए, अब देखना यह होगा कि जो ओवैसी की पार्टी है वो एमपी के सियासी दंगल में कितना डेंट किसको करती है और खुद अपने लिए क्या प्रदर्शन करती है। वैसे स्कूल शिक्षा विभाग में भर्तियों में कला संकाय, छत्तीसगढ़ की बात करें, कला संकाय के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप लगे। सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने रायपुर पहुंच करके इस पर अपना विरोध दर्शाया। छत्तीसगढ़ बीएड प्रशिक्षित संघ कला संकाय के बैनर तले युवाओं ने एक रैली निकाली और नौकरी में उन्हें अवसर देने की मांग की। पिछले 5 दिनों से प्रदेश भर के युवा इस मांग को लेकर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। इनका आरोप है कि पिछले 12 साल से राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति में एक भी पद कला संकाय के उम्मीदवारों के लिए नहीं निकाला, जबकि 2012 के बाद कई बार शिक्षक पदों पर भर्तियां निकाली गई। अभी तक भर्ती संबंधी कोई हमें सूचना नहीं दी गई है, न ही कोई विज्ञप्ति निकाला गया है। इसलिए मजबूरी में हमें आज ये धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। यहाँ ये जानना जरूरी कि 2012 से आज तक सिर्फ विज्ञान संकाय के उम्मीदवारों को मौका मिला है। प्रदर्शन करने वाले युवाओं का दावा है कि प्रदेश में 2.5 से 3 लाख बीएड डीएड कर चुके प्रशिक्षित उम्मीदवार बेरोजगार हैं। तो वाकई साहब, मामला तो गंभीर लगता है। जैसी शिकायत है, लाखों लोग सालों से नौकरी के विज्ञापन के इंतजार में हैं। कुछ सवाल हैं जिनको इस वक्त डिकोड करना बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि जब कला संकाय के लाखों लोगों को बीएड और डीएड करवाया जाता है तो फिर उनके लिए कोई ना कोई जॉब तो होनी चाहिए। आखिर उनके लिए जॉब निकले क्यों नहीं? सवाल यह भी कि स्कूल शिक्षा विभाग के तहत शिक्षकों के सारे पदों पर सिर्फ विज्ञान संकाय के उम्मीदवारों की नियुक्ति क्यों की जा रही, जबकि प्राइमरी स्कूल के लिए कोई विषय की बाध्यता नहीं। इन पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ 12वीं पास और बीएड डीएड होना ही जरूरी होता है। चलिए, अब इन सवालों का जवाब सिर्फ सरकार ही दे सकती है। और सवाल एक और भी है जिस पर सरकार को खामोशी तोड़नी चाहिए, और वह कि प्रदेश में जो 50,000 से ज्यादा कला संकाय के पद खाली पड़े हैं उनको साहब आप कब भरेंगे। डिकोड खबर A to Z में अब उस खबर की बात जिसके बारे में अब इस 24 पर आपको लगातार 24 घंटों से अपडेट हम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक हादसा हुआ। जांजगीर के पेहरीत गांव में एक 10 साल का मासूम बच्चा बोरवेल में गिर गया। शुक्रवार से उसको निकालने की कोशिश जारी है और अब भी प्रयास चल रहे हैं। अनुमान यह है कि तकरीबन 7 से 8 घंटे अभी इसमें और लग सकते हैं। बोरवेल में सीसीटीवी की मदद से उसको मॉनिटर तो किया जा रहा है। फिलहाल बच्चा ठीक है, ये अच्छी बात है, सुकून देने वाली बात है। ऑक्सीजन पानी वहां दे दी गई है। ओडिशा की एक स्पेशल रेस्क्यू टीम आ चुकी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ऑलरेडी लगी है, प्रशासन लगा है। 80 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिर गया है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में इसकी सलामती के लिए पूजन, हवन और कई तरह के अनुष्ठान भी हमने देखे, खबरें आप तक पहुंचाएं।
चलिए अब जरा बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की, जिसमें एक पत्र जो है वायरल हो रहा वहां की व्यवस्था को लेकर। इसमें महाकाल के पूजन को लेकर कुछ सवाल उठाए। महाकाल मंदिर में पूजन को लेकर दो पुजारियों के बीच की लड़ाई तूल पकड़ती जा रही। विवाद इतना बढ़ गया कि शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची। वहीं एक पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें महाकालेश्वर की पूजन व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर ऐसे पत्र से अनजान है, लेकिन जरूरत होने पर जांच की बात कह रहे हैं। दो मुख्य पुजारियों के बीच का एक वो है मामला जो पहले भी आया था, और मुझे लगता है कि ये भी उसी कड़ी में शिकायतें हो रही हैं। मुझे लगता है दरअसल पुजारी महेश शर्मा ने पुजारी प्रदीप शर्मा पर आरोप लगाया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर महाकाल का पूजन अभिषेक कर रहे हैं। प्रशासन को आशंका है कि कथित पत्र भी उसी विवाद की कड़ी है। अगर हमें लगता है किसी विषय पर जांच की आवश्यकता है तो जांच भी कराई जाएगी। आपको बता दें, करीब साल भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने पर रोक लगाई है, जिसका मंदिर प्रबंध समिति और स्थानीय प्रशासन को कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा गया है। तो वैसे मंदिर में पुजारियों के बीच का विवाद कोई नई बात नहीं, और ऐसा होता रहता है। सवाल ये उठता है कि आखिर धार्मिक संस्थाओं, ट्रस्टियों के बीच में इस तरह की नौबत क्यों बनती है। डिकोड करते हैं इस बात को। ऐसे विवाद अक्सर निजी हितों के टकराव की वजह से होते हैं, जिससे मंदिर प्रबंधन का कामकाज प्रभावित होता है। ऐसे विवाद की मूल जड़ में वर्चस्व स्थापित करना या अपनों को कतिपय लाभ देने की मंशा भी होती है। अब तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ ही रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आर्थिक हित भी इसकी एक वजह बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतनी बड़ी संस्था और इतना बड़ा एक पुण्य के स्थल है महाकाल मंदिर परिसर, यहां पर ऐसे विवाद ना हो, जल्दी और शांति से निपट जाए। अब खबर रायपुर से है। कोई ना कोई संगठन बूढ़ा तालाब में राजधानी में प्रदर्शन करता है, और अब तो इन प्रदर्शनों के खिलाफ भी एक प्रदर्शन हो रहा है स्थानीय कारोबारियों का। ये रायपुर का वो क्षेत्र है जिसे सरकार ने धरना प्रदर्शन के लिए आरक्षित किया है। यहाँ एक निश्चित संख्या में प्रदर्शनकारी जुटकर धरना दे सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। बूढ़ा तालाब धरना क्षेत्र में अनुमति से कहीं अधिक लोग पहुंचकर धरना देते हैं। हजारों की संख्या में पहुंचे आंदोलनकारियों की वजह से इस इलाके में कई बार जाम लगता है। लोग बूढ़ा तालाब क्षेत्र से गुजरने से गुरेज करते हैं, जिससे स्थानीय कारोबार पर असर पड़ता है, और इसी वजह से अब कारोबारियों ने बूढ़ा तालाब पर होने वाले प्रदर्शनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो मूल मुद्दा है विरोध प्रदर्शन की वजह से होने वाली दिक्कतों का, जिसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। डिकोड करते हैं से प्रदर्शनों से हालात ये बनते हैं कि कोतवाली से सदर बाजार रोड तक, बूढ़ा तालाब गार्डन से पुरानी बस्ती रोड तक जाम की स्थिति बनती है। आम लोग आने जाने में दिक्कत महसूस करते हैं, और इससे कारोबारियों की दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। इसका हल क्या है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, जरूर सोचना चाहिए। और इसका हल जो दिखता है कि एक धरना क्षेत्र निश्चित कर दिया नवा रायपुर में, और बूढ़ा तालाब में जो संख्या है वो लिमिटेड रखी है, तो फिर इसका पालन जरूर करना चाहिए। इससे लोग भी उद्वेलित हो रहे हैं। वैसे छत्तीसगढ़ के पखांजूर में किसानों ने थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। किसान अपने साथ धोखाधड़ी से गुस्से में। पखांजूर के किसानों से व्यापारियों के ठगी करने के मामले ने तूल पकड़ लिया। पीड़ित किसानों ने मक्का फसल की राशि दिलाने की मांग करते हुए पखांजूर थाने के सामने चक्का जाम किया। इस चक्का जाम को बीजेपी ने समर्थन दिया। कुछ दिन पहले पखांजूर के सैकड़ों किसानों से व्यापारियों ने मक्का फसल खरीदी और जल्द भुगतान की बात कही, लेकिन खरीदार व्यापारी फसल भुगतान किए बिना ही फरार हो गए। और हम लोग मांग करते हैं कि उस व्यापारी को यहाँ लाया जाए और किसानों का पैसा तत्काल दिया जाए। यहाँ का पुलिस प्रशासन सही जवाब नहीं दे रहा है, हमारा मक्का का पैसा नहीं मिल रहा है। मामले में बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही, जबकि कांग्रेस का कहना है कि किसानों को उनकी राशि दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो किसानों को चक्का जाम करना पड़ा। सोचिए, देश की अर्थव्यवस्था का आधार जहां कृषि हो, किसान हो, वहां पर खुद को गर्व से एक कृषि प्रधान देश बताने वाले लोग क्या किसानों के साथ हुई इस धोखाधड़ी में उनका साथ नहीं देंगे? उनका हक उनको मिल नहीं पा रहा। इस समस्या के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, जरा इस बात को भी डिकोड करते हैं। गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच अवश्य होनी चाहिए। आरोपी व्यापारियों की पहचान कर उन पर एक्शन होना चाहिए तय टाइम पर। भविष्य में किसानों के साथ इस तरह का धोखा ना हो, इसके लिए एक फुल प्रूफ सिस्टम जरूर बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, और लेकिन ऐसा कब होगा और कब तक इसके ऊपर
एक्शन होगा ये देखना होगा। उम्मीद करते हैं कि पखानजूर के किसानों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, उनका जो भुगतान है वो मिल पाए, क्योंकि वाकई उनके खून पसीने की कमाई। राजनांदगांव के मानपुर में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने एक व्यक्ति थाने पहुंचे और उसके साथ क्या हुआ देखते हैं। पुलिस लोगों की मदद के लिए होती है, न कि जो फरियाद लेकर पहुंचे उनकी पिटाई के लिए। लेकिन विडंबना देखिए, राजनांदगांव के मानपुर थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंची महिला की पुलिसकर्मी ने बेरहमी से पिटाई कर दी। तो का हुई आपला थाना में का तकलीफ हुई? वो जान हुई ली मारपीट करी। इसके बाद पीड़िता ने राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्हें इस घटना के बारे में बताया। एक ज्ञापन भी सौंपा। पीड़िता का आरोप है कि उससे 10,000 रुपए की मांग की गई, लेकिन जब उसने रुपए देने से इनकार किया तो उसकी पिटाई की गई। अब पीड़िता पुलिस अधीक्षक से न्याय की आस लगाए बैठी ताकि दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो हम सब जानते हैं कि पुलिस पीड़ितों को न्याय दिलाती है, उनकी मदद करती है, लेकिन राजनांदगांव की घटना बताती है कि हकीकत में कई दफा ऐसा हो नहीं पाता। जरा कुछ कारण हैं जिनको आप समझें, डिकोड करें। भ्रष्टाचार तंत्र का एक हिस्सा बन चुका है कड़वी हकीकत। रिश्वत लेना एक तरह का अधिकार सा हो गया है। पीड़ित महिला रिश्वत देने में असमर्थ थी, पुलिस वाले ने उसकी पिटाई कर दी। ये बात अब तक सामने आई। पुलिस वाले को इस बात का गुमान होगा कि उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ये शिकायतकर्ता ने बताया। शिकायत हुई, जांच भी होगी, लेकिन कहीं मामला ठंडे बस्ते में ना जाए ये देखना पड़ेगा। मतलब यह कि जब सिस्टम में रिश्वत की दीमक लग जाए तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत की है। देखते हैं कि आरोपी पुलिस वाले पर कोई सख्त एक्शन होता भी है या नहीं होता है। चलिए साहब, तो न्यूज डिकोड में आज बस इतना ही। ये वीकेंड है। अब आपसे सोमवार को रात 8:55 पर मुलाकात होगी। अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, अपना पूरा ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।